हेलो दोस्तों। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं पिछले वादे के मुताबिक चाणक्य नीति। वो सोच जिसने सबसे पहले भारत को अखंड बनाया था, वो सोच जिसने भारत की भूमि से सारी बुराइयों को ख़त्म कर एक छत्र शासन लागू करवाया था, वो सोच जो अपने माता, अपने पिता, पूरे परिवार को खोने के बाद पैदा हुई थी, वो सोच जो इतिहास में अमर हो चुकी है, और वो सोच जो आज पूरी दुनिया उपयोग कर रही है अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, अपने राष्ट्र को अच्छा बनाने के लिए। तो थोड़ा ये सोच जिसने पैदा की है, वैसे आचार्य चाणक्य के बारे में जान लेते हैं। तो लगभग तकरीबन आज से 2000 साल पहले चाणक्य का जन्म मगध में होता है। मगध की राजधानी होती है पाटलिपुत्र। उस छोटी सी आयु में वो नीतियाँ, दंड नीतियाँ, अर्थशास्त्र सीखना अपने पिता चाणक्य से और अपने दूसरे आचार्यों से सीखना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब मगध का उसका शासक जो धनानंद है, वो बुराइयों का लागू करना शुरू कर देता है। मतलब वो राज्य को छोड़कर अपने जीवन के बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचना शुरू कर देता है। वो पूरे मंत्री परिषद को अपने कब्जे में कर लेता है, अपने पूरे कंट्रोल में कर लेता है, अपने वश में कर लेता है। तब उसके एक महामंत्री होते हैं, महामंत्री सक्टार, जो कि चाणक्य के पिता जो चणक होते हैं उसके बहुत अच्छे मित्र भी होते हैं। तो सक्टार धनानंद के सामने आवाज़ उठाते हैं। पूरे मंत्री परिषद को ज्ञान का बोध देते हैं कि हमें अपने परिवार के बारे में सोचना छोड़कर राज्य के बारे में सोचना चाहिए, राज्य की जनता के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन सक्टार को उसी रात को गिरफ्तार कर लिया जाता है, यानी कि अरेस्ट कर लिया जाता है, और उसको कारागृह यानी कि अभी के जेल में धकेल दिया जाता है। तब तक तो चाणक्य के पिता, चाणक्य का मूल नाम उस समय विष्णुगुप्त था, वो चाणक्य के पुत्र थे, इसलिए उनका नाम चाणक्य पड़ा है। तो विष्णुगुप्त यानी कि चाणक्य के पिता चाणक्य तब तक तो कुछ नहीं बोलते हैं। उन्हें पता होता है कि मगध में एक्चुअल में क्या परिस्थितियाँ चल रही है। उस समय धनानंद ने जो लोगों की मौत हो जाती है, तब उनको जलाने की लकड़ियों पर भी टैक्स यानी कि कर लगा दिया होता है। जो घर की नींवें डाली जाती थी उसके पत्थर पर टैक्स था। जो खाने में गोंद का इस्तेमाल होता था उसके ऊपर भी टैक्स लगाया हुआ था। मतलब पूरी तरह से प्रजा परेशान हो चुकी थी कि क्या करे, और यह सिचुएशन उपस्थित हो जाती है। उसके बाद चाणक्य ने जनता के बीच जाकर धनानंद के खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने जनता को बोध दिया कि अभी ये परिस्थिति है। जब धनानंद का राज्याभिषेक हुआ था तब धनानंद ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि मैं जनता के लिए करूँगा, मैं जनता के लिए वो करूँगा, राज्य को अच्छा बनूँगा वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा कुछ भी होता नहीं, और वो उसकी नज़र राजकोष तरफ ही होती, और वो रातों रात के समय में राजकोष से स्वर्ण मुद्रा यानी कि पैसे निकालकर राज्य के बाहर कहीं जमा कर रहा होता है, जमीन के भीतर गाड़ रहा होता है। तो चाणक्य ने जनता के बीच जाकर मगध का शासक जो धनानंद है उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन थोड़े ही समय में, यानी कि थोड़े ही समय में, घंटे 2 घंटे में उस चाणक्य को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें मौत की सज़ा सुना दी जाती है, और वो कारागृह में ही मौत को प्राप्त हो जाते हैं। इस बात से चाणक्य को बहुत बुरा लगता है, और तब सक्टार को
रिहा कर दिया जाता है और शक्टार को भी बहुत बुरा लगता है। और इसी दुख में कि चाणक्य है उनको राजद्रोही घोषित किया था धनानंद ने, तो पूरी जो जनता थी उस समय विष्णुगुप्त पढ़ रहे थे। तो पुराने समय में जब पढ़ रहा विद्यार्थी होता है उसको घर घर जाकर भिक्षा मांगनी होती है अपने आचार्य के लिए, तभी आचार्य ज्ञान देते थे। लेकिन चाणक्य को उस दिन कोई भिक्षा नहीं देता है। हर कोई सोचता है कि एक राजद्रोही के पुत्र को भिक्षा देकर हम राजद्रोह का भागी नहीं बनना चाहते। और इस बात से बहुत सोच विचार कर चाणक्य को किसी ने भिक्षा नहीं दी तो वो रोने लगे। उसके बाद वो अपने ही घर भिक्षा मांगने चले गए। उनकी माँ ने उनको भिक्षा दी। फिर वो भिक्षा लेकर अपने आचार्य के पास गए। आचार्य को बताया कि ये भिक्षा रही आज की, बहुत थोड़ी सी ही थी। तो आचार्य ने उन्हें बताया कि इस भिक्षा की और इस अन्न की ज़रूरत मुझसे ज़्यादा तुम्हारी माँ को है, इसको लेकर तुम अपनी माँ के पास चले जाओ। तो आचार्य चाणक्य मतलब विष्णुगुप्त ऐसा करते हैं। उसके दूसरे दिन चाणक्य को उसके आचार्य के स्कूल से निष्कासित कर दिया जाता है, यानी कि तुम राजद्रोह के पुत्र हो, यहाँ पर अब से पढ़ने मत आना, दूसरे विद्यार्थियों को इसका असर पड़ सकता है। यानी कि धनानंद उसका गुरुकुल बंद करवा सकता है। उसके बाद होता ऐसा है कि इसी आघात में चाणक्य की माता की मृत्यु हो जाती है। और चाणक्य तब भी उन्होंने मना किया कि मैं धनानंद को कर यानी कि टैक्स लकड़ियों पर नहीं दूंगा। अपने घर में जितनी भी लकड़ियाँ थी वो सब काट डाली, कुहाड़ी यानी कि एक्स लेकर सब काट डाली और उनकी माँ का अंतिम संस्कार करवाया। उसके बाद वो राज्य यानी कि पाटलिपुत्र के बाहर एक छोटा सा मंदिर था, वहाँ जाकर बैठते हैं। वहाँ के पुजारी आचार्य है उनसे सारी बात करते हैं कि ऐसा हुआ, मुझे निकाल दिया गया। तब आचार्य उनसे कहते हैं कि बेटा तुम्हारी नियति कुछ और है, तुम्हें जो विद्यार्थी जिस रास्ते पर चल रहे उससे दूर हटकर तुम्हारी नियति ने तुम्हारी ज़िंदगी में लिखा है कि तुम्हें यहाँ से दूर हटकर चलना है और इस मगध में जो अराजकता फैली है उसे दूर करना है। और वो ऐसा सोचते हैं और घर चले आते हैं। आचार्य ने ऐसा कहा तो वो एक रूम में बैठे हुए होते हैं, उनकी आँख लग जाती हो तो उनके सपने में उनके पिता आते हैं और वो बताते हैं कि तुम्हें जिस अग्नि में जल रहे हो उस अग्नि को तुम अपने अंदर प्रकट करो। तुम ज्ञान की अग्नि में जलो, साधना की अग्नि में जलना और ये सारी अराजकता को दूर करना। उसके बाद चाणक्य पाटलिपुत्र छोड़ देते हैं और एक संघ के साथ तक्षशिला निकल जाते हैं। बीच में जो तक्षशिला का जो कोषाध्यक्ष होता है वो उनकी मदद भी करता है, अपने साथ ले जाता है। तक्षशिला पहुंचकर पाटलिपुत्र से तक्षशिला जाने में तकरीबन 1 माह लग जाता है। 1 माह में वो जो कोषाध्यक्ष होता है वो बहुत सारा ज्ञान चाणक्य को देता है, जीवन के बारे में, बहुत कुछ के बारे में। चाणक्य ने तो कोषाध्यक्ष से ज्ञान लिया। उसके बाद वो तक्षशिला पहुंच गए। तो जो चाणक्य के ज्ञान से वो कोषाध्यक्ष बहुत प्रभावित हो चुका था। और उस चाणक्य ज्ञानी तो बहुत ही थे। वो छोटी सी उम्र से नीति शास्त्र के सूत्र पढ़ना ने नीति शास्त्र के सूत्रों की रचना करना सीख चुके थे। एक बार शक्टार को उन्होंने ज्ञान दिया था जो अराजकता फैली थी उसके बारे में कि राजा को टैक्स यानी कि कर ऐसे वसूलना चाहिए कि जैसे फूलों से मधुमक्खियाँ मधु को लेती है, बिना फूलों को कष्ट पहुँचाए। तो ऐसे बचपन से ऐसे ही चाणक्य थे। उसके बाद तक्षशिला पहुंचकर कोषाध्यक्ष ने बताया कि बेटा तक्षशिला आ चुका है, तुम यहाँ से
गुरुकुल का रास्ता किससे भी पूछ सकते हो, वो तुम्हें बता देंगे। तो बात हो रही है तक्षशिला की। उस समय तक्षशिला और नालंदा पूरे विश्व में सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती थी, और पूरी दुनिया से वहाँ पर छात्र धर्म, दर्शन, साइकोलॉजी, फिलोसॉफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, राजनीति, अध्यात्म, धर्म, दर्शन आदि आदि विद्याओं के लिए भारत आते थे। तक्षशिला खत्म होने के बाद बख्तियार खलजी ने पूरी नालंदा को जला दिया। उसके जो भी नालंदा डिस्ट्रिक्ट बिहार में, वहीं पर नालंदा थी। नालंदा का जो लाइब्रेरी था उसको धर्मगंज कहा जाता था। उसमें तकरीबन 30 लाख पुस्तकें थी, और जो 2 महीने तक चलती रही थी। वहाँ से थोड़े जो साधु थे वो वहाँ से भाग गए, जितने पुस्तक अपने साथ लेकर जा सकते थे, और दूसरे देश चले गए। ऐसा हुआ था। और अब तक्षशिला में कौटिल्य की एंट्री होती है, मतलब तक्षशिला पहुँच जाते, गुरुकुल आते, रास्ता पूछते पूछते वहाँ से वो तक्षशिला के जो आचार्य थे उस समय के, उससे मिलते हैं। उस समय एक तक्षशिला में प्रथा थी, जैसे हम एजुकेशन में आज फ़ी लेते हैं वैसे फीस नहीं ली जाती, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट था, रहना खाना सब, जितने भी साल की पढ़ाई हो, यानी कि पूरा ब्रह्मचारी आश्रम। तो उन सबसे पहले तो उनकी कठिन परीक्षा ली जाती थी। किसी भी विद्यार्थी अगर तक्षशिला में पढ़ना चाहता है, सवाल जवाब आदि आदि सब परीक्षाएं होती थी। तो चाणक्य की भी परीक्षा ली जाती है। उन्हें एक बहुत अहम सवाल पूछा जाता है कि राजनीति को राजनीति ही क्यों कहते हैं। तो चाणक्य इसका बहुत अच्छा आंसर देते, मतलब जवाब देते कि राजनीति में 2 शब्द है, राज और नीति, ये मिलकर ये राजनीति शब्द बना हुआ है। राजनीति में राजनीति पूरे इन्वॉल्व है किसके साथ, राजा के साथ। तो मतलब ऐसी नीति, राजा की ऐसी नीति कि जो समाज को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, बुराइयों से अच्छाई की ओर ले जाए, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, इसलिए उसको राजनीति कहते हैं। और वहाँ के आचार्य थोड़े बहुत और सवाल पूछते हैं, उसके बाद आचार्य चाणक्य को कहते हैं कि तुम बेटा पास हो गए, अब तुम तक्षशिला में पढ़ सकते हो, अब यानी कि तुम तक्षशिला के अब छात्र हो। दूसरे दिन से तक्षशिला में चाणक्य की पढ़ाई शुरू हो जाती है। 8 साल वहाँ पर पढ़ने के बाद जब लास्ट दिन आते हैं, यानी कि जब इस समय हम एनुअल फंक्शन कहते हैं, वो वैसे तक्षशिला में भी एनुअल फंक्शन होता था। तब सब विद्यार्थी सामने बैठे हुए थे और आचार्य के ना अनाउंसमेंट कर रहे थे, मतलब कह रहे थे कि आज तुम्हारी शिक्षा ख़त्म हुई है, तो तुम सब आज 8 साल बाद अपने अपने घर जा सकते हो। वही घर, वही गलियाँ, वही गांव, वही शहर जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कई सालों से। लेकिन वो एक अनाउंसमेंट एक्स्ट्रा करते हैं कि तुम में से एक विद्यार्थी आज घर नहीं जा रहा है, वो यहीं तक्षशिला में रहेगा, और आज ही उसकी पढ़ाई ख़त्म हुई है, और आज से ही उसको हम तक्षशिला का अध्यापक बनाना चाहते हैं, यानी कि शिक्षक बनाना चाहते हैं। और बाद में वो नाम लेते हैं, वो छात्र है विष्णुगुप्त, यानी कि चाणक्य। तो कहते हैं कि अगर चाणक्य को मंजूर है तो वो यहाँ पर स्टेज के पास आकर इसको स्वीकार करे, और चाणक्य ऐसा करते हैं। क्योंकि पाटलिपुत्र में उनका कोई नहीं था, माता और पिता की मृत्यु हो चुकी थी, दोस्त वो सब पीछे छूट चुके थे। तो बाद में वो पढ़ाना शुरू करते हैं। उनके बारे में उनके दोस्तों ने एक राय बनाई थी, सबसे पहली राय, कि चाणक्य पूरे उस समय जो जनपद थे, 16 जनपद थे तकरीबन, तो पूरे राष्ट्र को एक ही मानते थे, यानी कि अखंड भारत मानते थे, जो भी आज हम देख रहे हैं। लेकिन थोड़ा हिस्सा में टूटा हुआ है आज पाकिस्तान अफगानिस्तान में। और दूसरा, उनके मित्र बताते हैं कि चाणक्य ऐसा इंसान है जो बाहर से बहुत शांत है, लेकिन अंदर से वो ज्वालामुखी है।
मतलब उनसे हमें सीखने को मिलता है कि बाहर से इंसान को शांत रहना चाहिए, बाहर से क्रोध नहीं करना चाहिए और अंदर से हमें ज्ञान की अग्नि में तपना चाहिए। तो इसके बाद तक्षशिला में वो पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने जो नीति शास्त्र यानी कि पूरी अपनी पढ़ाई से, अर्थशास्त्र से जो कुछ सीखा, उससे उन्होंने बनाई है चाणक्य नीति। वही उसका ज्ञान, उसका निचोड़ पूरे जीवन का उन्होंने चाणक्य नीति में डाला हुआ है। और उन्होंने अर्थशास्त्र भी लिखा है जो बहुत बहुत आज के समय में बहुत किसी भी देश, किसी भी राज्य अगर प्रगति करना चाहता है तो उसके साथ में काम आ सकता है। वही पुराना एजुकेशन आज काम आ सकता है। ज्ञान कभी पुराना नहीं होता है, सिर्फ उसका उपयोग दूसरी तरह से किया जा सकता है। तो ऐसे थी हमारी गुरुकुल प्रथा, लेकिन अंग्रेजों ने आकर ये सब ख़त्म कर दी। लेकिन हमारे जो धर्म ग्रंथ है वो आज भी इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, फ्रांस, चाइना में आदि में पढ़े जाते हैं, उसके ऊपर रिसर्च की जाती है और हम उसको मंदिर में सजा दिए उसकी पूजा करते रहते हैं। अभी हम उसको खोलते भी नहीं है कभी। आपको काफ़ी घरों में देखने को मिलेगा भगवद गीता को मंदिर में चढ़ा दिया हुआ है, उसका स्थान मंदिर में ही है क्योंकि वो भगवान ने खुद बोली है। लेकिन उससे जो सीखना है वो भी तो हमें सीखना है, वो हम सीखते ही नहीं है। तो ये थी चाणक्य नीति। अब हम चाणक्य नीति के श्लोक बाय हम चलेंगे। तो अगले एपिसोड से हम शुरू करने वाले हैं रियल चाणक्य नीति के श्लोक। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। थैंक यू।